आज हम 19वीं सदी के यूरोप की एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जिसमें दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें सीधे उस दौर में ले जाते हैं जब राष्ट्र या नेशन का आइडिया पहली बार कह सकते हैं जोर पकड़ रहा था। ये वो समय था जब सदियों से चले आ रहे बिखरे हुए साम्राज्य और छोटी-छोटी रियासतें वो एक नई शक्ल ले रही थीं, राष्ट्र राज्य की, यानी नेशन स्टेट की। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब कौन से विचार थे, कौन सी क्रांतियां थीं और कौन थे वो लोग जिन्होंने इस बदलाव की आग को हवा दी। और इसकी शुरुआत बड़ी दिलचस्प बात एक कलाकार के सपने से होती है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई जिसमें उन्होंने एक सपनों की दुनिया दिखाई। एक यूटोपियन विजन कह सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए एक तस्वीर जिसमें यूरोप और अमेरिका के सब लोग, औरतें, मर्द, बच्चे एक लंबी लाइन में चले जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जमीन पर क्या पड़ा है? राजाओं के टूटे हुए ताज और उनके शाही निशान। ये कितनी पावरफुल इमेज होगी उस जमाने के लिए। बिल्कुल। ये इमेज सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये उस सोच को दिखा रही थी जो हवा में फैल रही थी कि अब देश राजा की जागीर नहीं बल्कि नागरिकों की मिल्कियत है। और इसी से राष्ट्र की एक नई परिभाषा निकल रही थी। हाँ, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र सिर्फ एक जैसी भाषा बोलने वालों या एक ही नस्ल के लोगों का इलाका नहीं होता। तो फिर क्या होता है? रेनन के मुताबिक एक राष्ट्र एक लंबे इतिहास की कोशिशों, कुर्बानियों और वफादारी का नतीजा होता है। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र का होना एक रोजाना होने वाला जनमत संग्रह है, एक डेली प्लेबिसाइट। रोजाना होने वाला जनमत संग्रह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब एक राष्ट्र कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे लोग हर रोज अपनी मर्जी से चुनते हैं। बिल्कुल। उस जमाने में तो ये सोच ही अपने आप में क्रांति थी। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। इस सोच की जड़ें कहाँ थीं? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? स्रोत हमें सीधे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की तरफ ले जाते हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की पहली साफ झलक यहीं दिखी थी। क्रांति से पहले फ्रांस का मतलब था फ्रांस का राजा, लेकिन क्रांतिकारियों ने ऐलान कर दिया कि अब से फ्रांस के लोग ही मिलकर राष्ट्र बनाएंगे और वही अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। हाँ, उन्होंने एक सामूहिक पहचान, एक हम की भावना बनाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे लापात्री यानी पितृभूमि और ले सिटवाइन यानी नागरिक, मतलब ये देश हम सब का है और हम सब इसके बराबर के नागरिक हैं। और सिर्फ आइडियाज नहीं, उन्होंने नए प्रतीक भी बनाए। सही कहा। राजा के झंडे की जगह नया तिरंगा झंडा आया। जो नेशनल असेंबली चुनी गई उसका नाम भी बदला गया। और सबसे बड़ा काम ये हुआ कि पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए। पेरिस में बैठे आदमी के लिए भी वही कानून और किसी दूर दराज गांव के किसान के लिए भी वही। और उन्होंने देश के अंदर व्यापार को भी आसान बनाया। मतलब एक शहर से दूसरे शहर सामान ले जाने पर जो अलग अलग टैक्स लगते थे वो सब खत्म कर दिए। और हर जगह वजन और नाप तौल का एक ही सिस्टम बना दिया गया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, और फ्रेंच भाषा को एक साझा भाषा के तौर पर बढ़ावा दिया गया। यहाँ जो बात मुझे आकर्षक लगती है वो ये है कि क्रांतिकारियों की सोच सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि यूरोप के बाकी लोगों को भी राजाओं के निरंकुश शासन से आजाद कराना फ्रांस का मिशन है, उसकी डेस्टिनी है। और हुआ भी यही। हाँ, जैसे ही फ्रांस के क्रांति की खबरें यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची, वहां के पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग, स्टूडेंट्स, सबने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हो रहे थे। बिल्कुल। और इन जैकोबिन क्लबों ने फ्रांसीसी सेनाओं के लिए एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया। 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेनाएं हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े हिस्सों में घुस गईं। और अपने साथ राष्ट्रवाद का ये नया आइडिया लेकर गईं। हाँ। और इसी उथल पुथल के बीच एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। उन्होंने फ्रांस में प्रजातंत्र को तो खत्म कर दिया और खुद शासक बन बैठे, लेकिन प्रशासन के मामले में उन्होंने क्रांति के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाया। हाँ, उनकी 1804 की सिविल कोड, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, एक मील का पत्थर मानी जाती है। क्या खास था इस कोड में? 2 सबसे बड़ी बातें। पहली, जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म। मतलब आप नवाब या अमीर के घर पैदा हुए हैं तो आपको कानून से कोई छूट नहीं मिलेगी। अच्छा। और दूसरी,
कानून के सामने सब बराबर हैं और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। ये उस दौर के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो नेपोलियन के सुधार तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। समान कानून, सामंती व्यवस्था खत्म। हाँ, इसका असर फ्रांस के बाहर भी हुआ। डच रिपब्लिक हो, स्विट्जरलैंड हो या इटली और जर्मनी के शहर, हर जगह नेपोलियन ने प्रशासनिक सिस्टम को सरल बनाया। किसानों को जमीन से बंधी गुलामी और जागीरदारों के टैक्स से आजादी दिलाई। और शहरों में भी कारीगरों के संघों का कंट्रोल खत्म कर दिया, जिससे व्यापार करना आसान हो गया। तो शुरुआत में लोगों ने तो उनका हीरो की तरह स्वागत किया होगा। शुरुआत में बिल्कुल किया। लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया। उन्हें लगा कि ये आजादी का तोहफा लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के मुताबिक ये शुरुआती उत्साह जल्दी दुश्मनी में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को जल्दी समझ आया कि इस तोहफे की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप, यानी अपनी बात कहने पर पाबंदी, और सबसे बढ़कर उनके बेटों को नेपोलियन की सेना में जबरन भर्ती करके बाकी यूरोप को जीतने के लिए भेजना। तो जो आजादी का सपना था वो एक बुरे सपने में बदल गया। हाँ, लोगों को लगा कि प्रशासनिक सुधार अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक आजादी तो छिन गई। तो इसी दौर में यूरोप का समाज भी बदल रहा था। एक तरफ तो पुराने जमींदार और कुलीन वर्ग के लोग थे जो ताकतवर थे, और दूसरी तरफ किसानों की बड़ी आबादी थी और इनके बीच एक नया क्लास उभर रहा था। औद्योगिकरण की वजह से। हाँ, औद्योगिकीकरण की वजह से एक नया सामाजिक वर्ग पैदा हो रहा था, मिडिल क्लास। इसमें उद्योगपति, व्यापारी, वकील, प्रोफेसर्स जैसे पढ़े लिखे लोग थे। और राष्ट्रीय एकता का विचार, यानी एक नेशन बनाने का आइडिया, इसी क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। बिल्कुल, उनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब था अपने अधिकारों की गारंटी। वो उदारवादी राष्ट्रवाद में यकीन रखते थे। मतलब व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के सामने सबकी बराबरी। हाँ, और वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जो लोगों की सहमति से बनी हो, राजा की मनमर्जी से नहीं। और आर्थिक तौर पर वो फ्री मार्केट चाहते थे। फ्री मार्केट यानी व्यापार करने की आजादी। चीजों और पैसों की आवाजाही पर सरकार जो रोक टोक लगाती थी उसे खत्म करना। स्रोत में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 19वीं सदी की शुरुआत में जो जर्मन भाषी इलाके थे वो 39 अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। हर राज्य की अपनी करेंसी, अपने नापतोल के तरीके। 1 मिनट, 39 राज्य? मतलब अगर मैं हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग कुछ सामान बेचने जाऊं तो क्या होता? तो आपको रास्ते में 11 कस्टम बैरियर पार करने पड़ते और हर बार अपनी चीज की कीमत का लगभग 5% टैक्स देना पड़ता। 11 बार? मेरा तो सारा मुनाफा रास्ते में खत्म हो जाएगा। व्यापार करना तो लगभग नामुमकिन था। और इसी आर्थिक सिरदर्द ने व्यापारियों को ये सोचने पर मजबूर किया कि हम सब जर्मन बोलने वाले हैं, पर हम आर्थिक रूप से एक क्यों नहीं हो सकते। और इसी सोच से निकला ज़ोलवराइन। हाँ, 1834 में प्रशिया की पहल पर ज़ोलवराइन नाम का एक कस्टम यूनियन बना। ज्यादातर जर्मन राज्य इसमें शामिल हो गए। इसने ये सारे टैक्स बैरियर खत्म कर दिया और 30 से ज्यादा तरह की करेंसी को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। रेलवे के विस्तार ने इस आर्थिक एकता को और मजबूत किया, जिससे एक राष्ट्र होने की भावना भी बलवती हुई। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई। और इसके बाद यूरोप पर रूढ़िवाद की छाया छा गई। जो पुराने राजा महाराजा थे वो वापस सत्ता में आ गए। ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वो अब यूरोप का नया नक्शा बना रहे थे। हाँ, ये सरकारें रूढ़िवादी थीं। वो राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच यानी पुराने सिस्टम को बनाए रखना चाहती थीं। पर क्या वे नेपोलियन के लाए सुधारों को पूरी तरह खत्म कर सकते थे? यही तो दिलचस्प बात है। ज्यादातर रूढ़िवादी शासक ये समझ चुके थे कि नेपोलियन के कुछ सुधार असल में राजशाही को और मजबूत बना सकते हैं। जैसे एक मॉडर्न सेना, एक कुशल सरकारी सिस्टम, एक तेज अर्थव्यवस्था और किसानों की गुलामी खत्म करना। इन सब से राजा और ताकतवरी बनेंगे। तो इसी सोच के साथ 1815 में वियना में एक समझौता हुआ। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य था उन बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए थे, और उन राजवंशों को बहाल करना था जिन्हें हटा दिया गया था, जैसे फ्रांस में बर्बन राजवंश। लेकिन वो राष्ट्रवाद के जिन को वापस बोतल में बंद नहीं कर सके। उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग अंडरग्राउंड हो गए, गुप्त संगठन बनाने लगे। और फिर क्रांतियों की एक लहर सी आ गई। बिल्कुल, 1830 से 1848 तक यूरोप में लगातार क्रांतियां हुईं।
1830 में फ्रांस में बर्बन राजा को फिर से उखाड़ फेंका गया। इसी घटना पर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने वो मशहूर बात कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और ऐसा ही हुआ। हाँ, फ्रांस की इस क्रांति की चिंगारी ब्रुसेल्स पहुंची और बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग होकर एक आजाद देश बन गया। और एक और अहम घटना थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, यूनान जो 15वीं सदी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, वहां 1821 में आजादी की लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई को पूरे पश्चिमी यूरोप से समर्थन मिला क्योंकि वो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना मानते थे। आखिरकार 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। और फिर आता है 1848 का साल, एक और तूफानी साल। बहुत ज्यादा। फ्रांस में एक बार फिर राजशाही खत्म हुई और गणतंत्र की घोषणा हो गई। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, हर जगह उदारवादी मिडिल क्लास के लोग सड़कों पर उतर आए। वो संविधान की मांग कर रहे थे और अपने अपने राष्ट्रों को एक करने की बात कर रहे थे। यमनी में तो फ्रैंकफर्ट शहर में एक नेशनल असेंबली भी बुलाई गई थी। हाँ, जिसने एक संविधान का ड्राफ्ट भी तैयार किया। लेकिन जब इस असेंबली ने प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को एकीकृत जर्मनी का ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। और सेना ने आकर असेंबली को ही भंग कर दिया। हाँ, उदारवादियों की एक कोशिश नाकाम हो गई। तो 1848 की क्रांतियां जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग ने शुरू की थी वो एक तरह से फेल हो गई। तो क्या राष्ट्र बनाने का सपना वहीं खत्म हो गया? नहीं, सपना खत्म नहीं हुआ, बस उसके हीरो बदल गए। अब मंच पर क्रांतिकारी और विचारक नहीं बल्कि चतुर राजनेता और जनरल आने वाले थे। मतलब अब राष्ट्र निर्माण का काम ऊपर से होगा, सत्ता के जरिए होने वाला था। बिल्कुल, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें इटली और जर्मनी में देखने को मिलता है। चलिए इटली का मामला देखते हैं। यहाँ तो कहानी में कई दिलचस्प किरदार हैं। हाँ, इटली उस वक्त 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसे एक करने के सपने को सबसे पहले आवाज दी ज्यूजेप्पे मैत्सीनी ने। वो एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त संगठन बनाए। और मेटरनिख ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। हाँ, क्योंकि मैत्सीनी का आइडिया था कि इटली के लोग राजा के गुलाम नहीं बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक हैं। ये आइडिया पूरे ऑस्ट्रियन साम्राज्य की नींव हिला सकता था। तो मैत्सीनी थे सपने देखने वाले। फिर आते हैं सार्डिनिया पीडमोंट के मंत्री कावूर। कावूर वो दिमाग थे जिन्होंने शतरंज की बिसात बिछाई। वो ना तो क्रांतिकारी थे न डेमोक्रेट। उन्होंने फ्रांस के साथ एक बहुत चालाकी भरी संधि की और 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया। और फिर आते हैं एक्शन हीरो जूजेपे गैरिबाल्डी। हाँ, गैरिबाल्डी वो तलवार थे जिन्होंने उस सपने को हकीकत में बदला। 1860 में उन्होंने अपने हजारों वॉलंटियर्स के साथ दक्षिणी इटली पर चढ़ाई कर दी। और उन्हें वहां के स्थानीय किसानों का भी साथ मिला। और उन्होंने स्पेनिश शासकों को वहां से खदेड़ दिया। आखिरकार 1861 में राजा इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। अब जर्मनी की कहानी पर आते हैं। यहाँ भी 1848 की उदारवादी कोशिश तो फेल हो चुकी थी। तो यहाँ एकीकरण कैसे हुआ? जर्मनी की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण का बेड़ा उठाया प्रशिया ने, जो सबसे ताकतवर जर्मन राज्य था। और इसके मुख्य वास्तुकार थे प्रशिया के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क। हाँ, बिस्मार्क, जिन्होंने कहा था कि जर्मनी का भविष्य भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं बल्कि खून और लोहे से तय होगा। बिल्कुल। उन्होंने ये काम प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद से किया। और किया कैसे? उन्होंने 7 साल के अंदर 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। तीनों में प्रशिया की जीत हुई और इन जीतों ने बाकी जर्मन राज्यों को प्रशिया के नेतृत्व में एक होने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, और जनवरी 1871 में वर्साय के महल में एक भव्य समारोह में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। एक नए ताकतवर जर्मन राष्ट्र का जन्म हो चुका था। तो हमने एक कलाकार के सपने से शुरू करके उन क्रांतियों और युद्धों तक का सफर तय किया जिन्होंने यूरोप के आधुनिक राष्ट्रों को जन्म दिया। ये वाकई एक जटिल कहानी है जिसमें विचारों, सामाजिक बदलाव, कूटनीति और फौजी ताकत सभी का रोल था। बिल्कुल। और ये कहानी हमें दिखाती है कि राष्ट्रवाद एक दोधारी तलवार साबित हुआ। एक तरफ इसने यूनान जैसे देशों को आजादी दिलाई, दूसरी तरफ ये बिस्मार्क के जर्मनी की तरह
सत्तावादी और आक्रामक भी हो सकता था, इस पूरी प्रक्रिया ने न सिर्फ यूरोप का नक्शा फिर से बनाया, बल्कि 20वीं सदी में होने वाले बड़े संघर्षों की नींव भी रखी। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। इन स्रोतों में बार बार बताया गया है कि राष्ट्रों का निर्माण एक साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास की बुनियाद पर हुआ। तो फिर उन अनगिनत अल्पसंख्यक समूहों का क्या हुआ, जो इन नए बने ताकतवर राष्ट्र राज्यों की सीमाओं के भीतर रह रहे थे, पर जिनकी भाषा या संस्कृति बहुसंख्यकों से अलग थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास के अगले और शायद ज्यादा स्याह पन्नों में छिपा